अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज पैगाम दिया है कि वो अपनी क़यादत के खिलाफ बनाए गए मुकदमात पर चुप नहीं बैठेगी। अदालती जंग भी होगी और सियासी ताकत का मुजाहिरा भी होगा, जिसकी एक झलक आज इस्लामाबाद में नजर आई, जहां पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पहली बार नैब की टीम के सामने पेश हुए, जिसके बाद नैब ने उन्हें सवालनामा भी दिया और जवाब देने के लिए 10 दिन की मोहलत भी दी। मगर पेशी से पहले ही नैब दफ्तर के बाहर माहौल में कशीदगी पैदा हो गई थी। सुबह तकरीबन 11 बजे पीपल्स पार्टी के कारकुनान बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के साथ काफिले की सूरत में आए और उनकी वापसी तक नैब के दफ्तर के बाहर जमा रहे और नैब और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते रहे। जब नादरा चौक से पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उस पीपल्स पार्टी के कारकुनों और पुलिस के दरमियान तसादुम भी हुआ, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। खुद बिलावल भुट्टो के तर्जुमान सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर भी पुलिस एहलकारों से उलझ पड़े, उन्हें धक्के देते नजर आए। कारकुनों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पुलिस एहलकारों को धक्के दिए, जबकि नैब के दफ्तर के सामने पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने वफाकी वजीर आमिर कियानी की गाड़ी को भी रोक लिया, जिसकी वजह से उन्हें वापस जाना पड़ा। और जब नैब दफ्तर में जाने की बारी आई तो बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी को नैब ने गाड़ी से उतरकर नैब दफ्तर में पैदल आने के लिए इसरार किया, जिस पर पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने इनकार किया और फिर नैब हुकाम ने दोनों रहनुमाओं की गाड़ियों को नैब दफ्तर में आने की इजाज़त दी और दफ्तर के गेट को खोल दिया। सबसे पहले पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की गाड़ी तकरीबन 11:38 पर नैब दफ्तर के इहाते में गई, जिसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी की गाड़ी 11:47 पर नैब दफ्तर के इहाते में गई और दोनों रहनुमा तकरीबन 1.5 घंटे तक नैब दफ्तर में मौजूद रहे, जिसके बाद पहले आसिफ अली जरदारी और आसिफा जरदारी नैब दफ्तर से बाहर आए, जिस पर पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने दोनों गाड़ियों को घेरे में ले लिया। नैब के दफ्तर से बाहर निकलने के बाद खबरें ये आई कि बिलावल भुट्टो को नादरा चौक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी जाएगी क्योंकि सिक्योरिटी खदशात है। मगर दफ्तर से निकलकर बिलावल भुट्टो अपनी गाड़ी से बाहर आए और गाड़ी की छत पर कारकुनों से खिताब किया। बाद में नैब ने आज की पेशी पर एलामिया जारी किया, जिसके मुताबिक CIT ने तकरीबन 2 घंटे तक मुतालिका DG की सरबराही में आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से फिलहाल 3 मुकदमात से मुताल्लिक सवालात पूछे और एक तहरीरी सवालनामा भी दिया, जिसके जवाब 10 रोज के अंदर फराहम करने का कहा गया है। एलामी में कहा गया है कि आसिफ जरदारी और बिलावल के आज दिए गए जवाबात और सवालनामे के जवाबात मौसूल होने के बाद कानून के मुताबिक जायजा लिया जाएगा, जिसकी रोशनी में उन्हें दोबारा बुलाने का फैसला किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि प्रेस रिलीज में इस बात पर जोर दिया गया है कि ये इंक्वायरी बराह रास्त नैब चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल की निगरानी में की जा रही है। दूसरी तरफ आज नैब के सामने पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की पेशी के मामले पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने सिक्योरिटी हुक्काम पर हमला किया, पीपल्स पार्टी की क़यादत इस पर माफी मांगे, हद से तजावुज़ किया जाएगा तो रियासत को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी साहब को तहकीकाती एजेंसी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने तफ्तीश के लिए बुलाया। इस मौके के ऊपर तकरीबन पीपल्स पार्टी के 500 के करीब कारकुनान जमा हुए, जिनमें से चंद दर्जन लोगों ने पुलिस के ऊपर हमला किया। ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट बात है। आप ये साबित करना चाहते हैं कि किसी की जुर्रत कैसे हुई कि आपको तफ्तीश के लिए बुलाया जाए और उसके बाद आप अपने लोगों को बुला के उन पर हमले करवाएंगे। ये रवैया किस तरह मुख्तलिफ है उन कालदम तंजीमों से जिनके ऊपर नेशनल एक्शन प्लान इन्फोर्स हो रहा है। बिलावल साहब तो खिताब ऐसे कर रहे थे जैसे पता नहीं लाखों के मजमे से कर रहे हैं, लेकिन जो चंद दर्जन लोग वहाँ पे जमा हुए उन्होंने जिस तरीके से पुलिस के ऊपर हमला किया, मैं समझता हूँ इस्लामाबाद पुलिस ने बहुत सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। आप चंद दर्जन लोग जमा करें और ये समझें कि आप तहकीकात को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आज आप इस रवैये के ऊपर कौम से और इस्लामाबाद पुलिस से आप माफ़ी मांगेंगे। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल अपनी जगह, मगर पीपल्स पार्टी पेशी के मौके पर होने वाली बदमज़गी का कसूरवार हुकूमत और इस्लामाबाद पुलिस को ठहरा रही है। बिलावल ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज ही पुलिस और हुकूमत की मजम्मत से किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन्हें फौरी रिहा किया जाए वरना हमें इक़दामात लेने पड़ेंगे। I'd like to start by absolutely condemning the high-handedness, undemocratic, authoritarian, dictatorial, brutal actions of the government today. I demand the immediate release
of the workers of the Pakistan People's Party. No charges be filed against anyone who is undemocratically, unnecessarily arrested today. मैंने किसी एहतजाज का कॉल नहीं दिया था, nor had I requested anyone to be present at NAB today. जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुरअमन कारकुन को आज अरेस्ट किया गया, उनको full for free them immediately at once, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जबकि कुछ देर पहले वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि वजारत दाखिला को हिदायत दी गई है कि मां सिवाय उन अनासिर के जिन्होंने पुलिस के जवानों पर जत्थों में हमला किया, तमाम दीगर गिरफ्तार शुदगान को रिहा कर दिया जाए। तफ्तीश से बचने के लिए ऐसे इकदाम की जितनी मजम्मत की जाए कम है। यानी एक तरफ हुकूमत पीपल्स पार्टी को वार्निंग दे रही है, तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी हुकूमत को वार्निंग दे रही है। और ये आज सारा का सारा मामला रहा। बिलावल भुट्टो ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा कि ये मुनाफिक हुकूमत है, लाइन हमने नहीं हुकूमत ने क्रॉस की। साथ ही आज की पेशी से मुतालिक बिलावल भुट्टो का कहना था कि नायब हुक्काम का कंडक्ट उनके साथ अच्छा था, उन्हें जो कहा जा रहा था वो कर रहे हैं। उनसे सिर्फ 5 मिनट तक सवालात किए गए और फिर सवालनामा दे दिया गया। I think that the officers today conducted themselves, as far as I'm concerned, very professionally. I have nothing against them. मैं जानता हूँ कि वो अपना काम कर रहे हैं और जो लोग उनको कह रहे हैं वो कर रहे हैं, and I can't hold that against them. तो बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही किया। मुझसे ज़्यादा वैसे they didn't take much of my time. I was waiting first जब वो सदर ज़रदारी से अपना वो पूछ रहे थे और फिर मुझसे बस 5 मिनट के लिए कुछ सवाल किए और फिर उन्होंने एक क्वेश्चनेयर दिया जो मैं लॉयर्स को कंसल्ट करके उनको जल्द से जल्द। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो आज रवैया रहा, जिस पर वो हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा रही है, जो कुछ मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर करते नजर आए बतौर सेनेटर, एक पॉलिटिशियन के तौर पर, वो हम मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर से पूछेंगे। आज सवाल जवाब क्या हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी से और आसिफ अली ज़रदारी से, वो हम पूछते हैं जाहिद गिशकोरी से। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, क्या आपके ज़राए बताते हैं क्या बिलावल भुट्टो से आज सवालात किए गए और उन्होंने क्या जवाब दिए? शाहजेब, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी को 22 सवालात का सामना करना पड़ा। जो नैब की इन्वेस्टिगेशन टीम ने उनसे मुख्तलिफ सवालात पूछे। 2 केसेस के बारे में उनसे पूछा गया। पहला केस ज़रदारी ग्रुप के हवाले से है, जिस पर ये इल्ज़ाम है कि वो एक मेजर बेनिफिशरी है फ़ेक अकाउंट से। उस बिलावल भुट्टो ज़रदारी से ये पूछा गया कि वो इस ग्रुप के डायरेक्टर हैं। इस हैसियत से वो उन्हें बताएं कि 6 मुख्तलिफ कंपनियां, जिसमें उमैर एसोसिएट, लकी इंटरनेशनल, ओशन इंटरप्राइज़र, इसके अलावा 3 और कंपनीज थी, उनसे 34 ऐसी ट्रांजैक्शंस हुई हैं जिसमें 13 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ है ज़रदारी ग्रुप को। और साथ ही 55 लाख की 2 ऐसी ट्रांजैक्शन थी 2014 और 15 में, जिसकी बिलिंग पे की गई थी बिलावल हाउस कराची को, जो उसके नाम पे बिलिंग पे हुई है जाली अकाउंट से। ये वो सवालात थे जो पहले केस के बारे में पूछे गए। हमारे ज़राए का ये कहना है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इसका ये जवाब दिया है कि क्योंकि वो उस वक्त मुल्क से बाहर थे, वो इसके डायरेक्टर ज़रूर हैं लेकिन तमाम तर कारोबारी नौइयत उसके वालिद आसिफ अली ज़रदारी देखते हैं, तो ये मुनासिब होगा कि ये सवाल उनको किया जाए। उसके बाद उसकी बारी दूसरे केस के बारे में पूछा गया, बहुत ही अहम था, जिस पर 12 सवालात पूछे गए। हमारे ज़राए का ये कहना है जिसमें पार्क लेन और पार्थेनन एक कंपनी है जिसकी पार्टनरशिप है, जो कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने तमाम तर रिकॉर्ड उसका इकट्ठा किया था और साथ ही नैब इस केस की पहले ही तहकीक कर रहा है। उससे पूछा गया कि आप क्योंकि डायरेक्टर हैं पार्क लेन कंपनी के, आप इसकी कारोबारी नौइयत के बारे में हमें बताइए। 2009 से 2013 में पार्थेनन कंपनी इसके साथ जॉइंट वेंचर कर रही थी, जिसकी बुनियाद पे 2 अरब 40 करोड़ रुपए 2 मुख्तलिफ बैंकों से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और समिट बैंक से कर्जे लिए गए थे। उस वक्त उनके वालिद पाकिस्तान के सदर थे और इन्फ्लुएंस किया गया है और उन कर्ज़ों का बेजा गलत इस्तेमाल किया गया है, जिससे रियासत पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। वो इस बारे में क्या जानते हैं, क्या तफसीलात दे सकते हैं, इस पर भी बिलावल ने एक सादा सा जवाब दिया है कि क्योंकि वो उस वक्त मुल्क से बाहर थे, उनकी उम्र 21 साल थी और ये 4 साल का जो दौरानिया है उसे कुछ मालूमात नहीं है। इस बारे में मुनासिब होगा कि दोबारा
यही चीज़ उसके वालिद से पूछी जाए। और बिलावल से जो ग्रुप की नौइयत है कारोबार की या बिज़नेस पार्टनरशिप है मुख्तलिफ ग्रुपों के साथ, उससे उसके बारे में पूछा गया, उसके असासाजात के बारे में हालांकि सवाल किया गया। उस पर बिलावल ने मुस्कुराते हुए ये जवाब दिया, हमारे ज़राए का ये बताना है कि तमाम तर जो असासाजात हैं 2 साल पहले ही उनकी फैमिली की तरफ से, उनके वालिद की तरफ से उनको गिफ्ट किए गए हैं, तो लिहाजा उन्हें तफसीलात का पता नहीं है। लेकिन इन दोनों केसेस के हवाले से पहले ही वो अपने वकील के ज़रिए JIT में और नैब में जवाबात दे चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के हो, फिर जब आसिफ जरदारी साहब की बारी आई उस हवाले से आपके ज़राए क्या बताते हैं, उनसे क्या सवालात हुए, उन्होंने क्या जवाबात दिए? तकरीबन 36 सवालात साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से किए गए नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम की तरफ से। वो मुश्किल तरीन सवालात थे, जिसमें पहला यही उनसे पूछा गया पिंक रेजिडेंसी के बारे में कि ये कारोबारी नौइयत क्या थी। फाइंडिंग्स जो आई हैं जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की, जिसमें मुख्तलिफ प्लाट, कीमती 30 एकड़ ज़मीन जिसमें मंदिर के प्लॉट भी शामिल थे। आप पर इल्ज़ाम है कि आपने किकबैक लेके ये ज़मीनें फ़रोख्त करवाई हैं, जिसमें आपके फ्रंटमैन अब्दुल जब्बार मेमन भी इस वक्त नैब की कस्टडी में हैं, उन्होंने भी ये तस्लीम किया है। तो इस पर उन्होंने वाज़े तौर पर जवाब दिया है कि उनका इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर उनसे सवाल किए गए पार्क लेन के बारे में कि ये बिज़नेस पार्टनरशिप कैसे बनी, वो कंपनी के ओनर कैसे बने, और तमाम तर कंपनी ने जो फ़ायदा उठाया है, जो कर्ज़ लिए हैं, और पार्टनरशिप पार्थेनियन कंपनी के साथ कैसे बनी थी, क्योंकि वो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। उस वक्त वो सदर थे पाकिस्तान के, और यूनिस कोदवाई इसके उस पर इल्ज़ाम है कि वो फ्रंट मैन थे और इस कंपनी को हेड कर रहे थे। इस पर साबिक सदर ने ये बताया कि क्योंकि पार्क लेन के ख़िलाफ़ पहले ही नैब एक केस कर चुका है, उसमें कुछ हासिल नहीं हुआ। पिछले साल इसकी इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू हुई और अब तीसरी बार इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला भी आ चुका है। तो इसलिए मुनासिब होगा कि वो अपने वकील जवाब दें। और शाहजेब एक दिलचस्प उनको 22 लोगों की लिस्ट पेश की गई कि आप पर इल्ज़ाम है JIT की तरफ से, मुख्तलिफ तहकीकाती इदारों की तरफ से, कि ये आपके फ्रंट मैन हैं जो तमाम इस डर्टी बिजनेस में इन्वॉल्व थे, उन पर यह इल्ज़ाम है। जिसमें सर फहरिस्त 4 से 5 लोग मैं आपको बता देता हूँ। आफ्ताब मेमन का बताया गया, यूनिस कोदवाई का, अब्दुल जब्बार मेमन का, मुश्ताक मेहर का, और आरिफ खान नामी एक शख्स था। और उनसे ये भी पूछा गया कि आप असलम मसूद को जानते हैं, तो इस पर एक समाइल सी हुई जो हमें ज़राए ने बताया है। उसने कहा मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ। और बाकी जो दूसरे लोगों के नाम लिए गए, उन्होंने मुश्ताक मेमन का ज़रूर माना है कि वो उनके साथ रहे हैं, लेकिन बिज़नेस पार्टनर कभी नहीं रहे। यूनिस कोदवाई का भी उन्होंने कहा है कि उनका उनसे ताल्लुक़ है, लेकिन कभी बिज़नेस पार्टनरशिप नहीं रही। तो इनमें से 4 लोग ऐसे हैं जो उनसे पूछा गया कि ये मुल्क से बाहर हैं, आप इनके साथ राब्ते में हैं अभी? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा इन लोगों से कभी राब्ता नहीं हुआ है। और साथ ही मैं इंफॉर्मेशन आपसे ये भी शेयर करता चलूँ कि उनको तमाम जो इन्फॉर्मेशन दी गई, सवालनामे मज़ीद दिए गए हैं, उनमें से 36 ऐसे सवालात हैं जो JIT का रिप्रोड्यूस है, जो कि JIT पहले ही इन दोनों को दे चुकी है, बाप बेटे को। और बाकी सवालात 6 से 7 रेफरेंसेस के मुतालिक हैं, जिसमें हमारे नैब ज़राए का ये कहना है कि 3 रेफरेंसेस, जिसमें टॉप पे पिंक रेजिडेंसी का है, 26 से 27 इस महीने की मार्च की तारीख को पेश कर दिए जाएंगे, फ़ाइल कर दिए जाएंगे इस्लामाबाद की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नैब ने हतमी ये फ़ैसला किया है मज़ीद टाइम मांगने के लिए। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में 3 और रेफरेंसेस फ़ाइल किए जाएंगे। इस तरह नैब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाता जाएगा, जिसमें गालिब अमकान है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में फरियाल तालपुर को भी एक केस में नैब की तरफ से समन किया जा सकता। बहुत शुक्रिया, जगदीश कोरी हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात दे रहे थे। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पुलिस से उलझती भी नजर आई, दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हुकूमत कह रही पीपल्स पार्टी की गलती है, पीपल्स पार्टी कह रही है पुलिस ने पहल की। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, जो बाकायदा तौर पर पुलिस को आज धक्का देते नजर आए, हमारे साथ शो में मौजूद होंगे। क्या समझते हैं वो इस मामले पर, क्या वो समझते हैं ये नहीं करना चाहिए था? आज पुलिस के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन उलझे, पुलिस को धक्के देते
नजर आए, फिर बाद में गिरफ्तारियां भी हुई हैं। पीपल्स पार्टी कह रही है कि हुकूमत कसूरवार है, जबकि हुकूमत कह रही है कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने पहल की। मुस्तफा नवाज खोखर साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सेनेटर हमारे साथ मौजूद हैं। खोखर साहब बहुत शुक्रिया। खोखर साहब, आपका तो अपना जो राइज है वो आमतौर पर ख्याल किया जाता है पढ़े लिखे सुलझे हुए सियासतदान, अहम इश्यूज पर पोजीशन लेने वाले। गिलानी साहब की आप जब काबीना में थे उस वक्त आपने बतौर ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर बड़ी अहम पोजीशंस ली, सुलझे हुए अंदाज में आप बात करते हैं। आप जैसी शख्सियत पुलिस को धक्के दे रही हो, सूट करता है आपको जो आज आपने किया? देखिए शाहजेब भाई, पीसफुल राइट टू प्रोटेस्ट हर सियासी जमात का हक है। हम वहां पर मौजूद थे। आज सारा दिन कैमरा और मुख्तलिफ मीडिया ये बातें दिखाता रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को खवातीन पर तशद्दुद किया गया और उन्हें अरेस्ट करके जगह जगह उन्हें मुख्तलिफ थानों में शिफ्ट किया जाता रहा। तो हमने ऐसा क्या किया था कि जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को अरेस्ट किया जाए? और अगर आप वो वीडियो भी देखें तो उसमें आपको यही नजर आएगा कि हम उस वैन के पीछे भाग रहे हैं जो कारकुनों को लेके जा रही थी, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई किस वजह से आप उन्हें लेके जा रहे हैं, क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, हमने क्या किया ऐसा जिसकी वजह से आप हमारे कारकुनों को अरेस्ट कर रहे हैं। और फिर वहां से जब पलटे धक्कम पेल जरूर हुई, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन बुनियादी बात तो ये है कि क्या हमारे पास पीसफुल राइट टू प्रोटेस्ट नहीं है। और फिर उसी जमात की जानिब से इस तरह की हाई हैंडेडनेस दिखाना, जो जिस जमात ने खुद 126 दिन इस्लामाबाद में धरना दिया, पीटीवी पर हमला किया, और उस वक्त जो खान साहब की गुफ्तगू रही वो भी आपके सामने है कि जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मेरे किसी कारकुन को हाथ लगाया तो मैं इस्लामाबाद पुलिस के लोगों को फांसी दे दूंगा। तो गुजारिश ये है कि हमने जिस तरह आज इमरान खान साहब वजीर दाखिला भी हैं और इसकी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्क्वेयरली उन पे आयद होती है कि किस तरीके से पुलिस ने विदाउट एनी प्रोवोकेशन उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को अरेस्ट करने का सिलसिला शुरू कर दिया। मुस्तफा नवाज खोखर साहब, मसला यह है कि खारदार तारें लगाई गई थी, रोकने के लिए लगाई गई थी। एक हाई प्रोफाइल केस है, हाई प्रोफाइल पेशी आसिफ जरदारी साहब के बिलावल भुट्टो जरदारी की। मजमा है, मजमा आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाता है, सिक्योरिटी एक अलग वजह है, और मजमा है वो अगर करीब जाए तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो लॉ इन्फोर्समेंट को तो एक जिम्मेदारी दी गई थी, वो अगर वो जिम्मेदारी पूरी कर रहे थे तो आप लोगों की जिम्मेदारी थी कि आप ना उन खारदार तारों से को क्रॉस करते और ना उलझते। धक्के देना, लॉ इन्फोर्समेंट के साथ उलझना, ये नहीं करना चाहिए था। देखिए, अगर तो खारदार तारें लगाई जाती हैं नैब के दफ्तर के बाहर, आप मुझे बताएं नैब के दफ्तर से 2 किलोमीटर दूर खारदार तारें लगाने का क्या मकसद था? अगर लोगों को अपारा चौक के अंदर रोका जा रहा है, लोगों को नादरा चौक के अंदर रोका जा रहा है, तो वो तो कोई मकसद नहीं था। वहां पर तो कोई बात होनी ही नहीं थी। जो सारी जो पेशी भी थी वो तो नैब के दफ्तर में थी, और नैब के दफ्तर में कौन सा कारकुन वहां पर जब वो पहुंचे हैं तो कौन सा कारकुन वहां पर दाखिल हुआ? कोई भी दाखिल नहीं हुआ। तो ये मंतक जो है कि मीलों दूर से कारकुनों को आप रोक लें, वो उनको वहां पर आने भी ना दें, उनकी मूवमेंट आप रिस्ट्रिक्ट करें, इसका तो कोई जवाब नहीं बनता। मतलब मगर सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, उसी के लिए किया जाता है। नहीं कारकुन गए मगर सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो भी जाती है जब मजमा हो। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जिन्होंने पुलिस पर हमला किया उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा, ऐसे इकदाम की मजम्मत होनी चाहिए। तो पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, आप गिरफ्तारी के लिए तैयार है? फिर देखिए, गिरफ्तारी सियासत और गिरफ्तारी का जो तल्लुक है वो तो दामन और चोली का है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन जो हैं हम सारे इस चीज के लिए तैयार हैं। ये अगर इस जमहूरी दौर के अंदर भी ये गैर जमहूरी हथकंडे इस्तेमाल होने हैं ऑपोजिशन को साइलेंस करने के लिए, उनको प्रोटेस्ट करने से रोकने के लिए, तो फिर तो हम ये बात मजीद आगे बढ़ेगी। मतलब आगे यहाँ से मजीद क्या बढ़ेगी? आज जो हुआ इससे आगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करेगी, कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए ना, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब की स्टेटमेंट आई, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों पर तशद्दुद की मजम्मत की। मुस्लिम लीग नून की तरफ से स्टेटमेंट आई, उन्होंने मजम्मत की। ANP के असम यार वली खान साहब की तरफ से स्टेटमेंट आई, उन्होंने मजम्मत की। तो ये अपोजिशन इस वक्त जिस पेज पर है उसको मजीद मुस्तहकम करेंगे और ये बात फिर आगे बढ़ती चली जाएगी। मतलब एहतजाज आपका हक है मगर पेशियां तो आगे भी होंगी। मुराद अली शाह साहब के हवाले से खबर आ रही है, हो सकता है बिलावल और जरदारी साहब को दोबारा बुलाया जाए, तो हर दफा यही करेंगे। अगर खारदार तारे होंगी आगे ना जाएं, फिर इस तरह उलझेंगे, इस तरह धक्के होंगे, यही होगा।
हम कतन बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया जाएगा, हमारी खवातीन वर्कर्स के ऊपर तशद्दुद किया जाएगा, तो फिर आप हमसे ये तवक्को करेंगे कि हम चुप करके बैठकर सहते रहें। आज आप भी आवाज उठाइए उन हमारे सैकड़ों कारकुनों के लिए जो इस वक्त मुख्तलिफ थानों में कैद हैं, सुबह जिनके ऊपर तशद्दुद किया जाता रहा, उसका भी कोई जवाब तो दीजिए। ऐसा ना होने के लिए बड़ा लाजमी है ना कि अगर पुलिस को एक जिम्मेदारी दी गई है तो आप रुक जाएं, जहां पर वो कह रहे हैं वहां से प्रोटेस्ट कर लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, हाई प्रोफाइल मामला है, मजमा अक्सर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो आप क्या फिर आइंदा भी यही करेंगे? अगर रोका जाएगा तो लॉ एनफोर्समेंट को धक्के देंगे और फिर गिरफ्तारियां होंगी, फिर प्रोटेस्ट करेंगे? देखिए, अगर लॉ एनफोर्समेंट कानून के दायरे के अंदर रहते हुए, मैंने आज जो वहां पर ड्यूटी पे सीनियर ऑफिसर्स थे पुलिस के, उनसे भी यही बात की कि आप सिविल सर्वेंट हैं, आप अपना काम जरूर कीजिए, लेकिन अगर आप हुकूमत की बिडिंग करेंगे, मौजूदा हुकूमत अगर आपको इस्तेमाल करेगी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, सियासी कारकुनों पर तशद्दुद के लिए, तो आपको सबसे पहले उनको रोकना चाहिए, उनके ऑर्डर्स नहीं मानने चाहिए। लेकिन जब आप उनके ऑर्डर्स मानेंगे और इस तरह आवाम से उलझेंगे, तो फिर उसके नतीजे में तो तलखियां बढ़ती चली जाएंगी। यही बात इमरान खान भी करते थे। आप जाहिर एक पढ़े लिखे अंदाज में कर रहे हैं, वो एक अलग अंदाज में करते थे कि मेरे कारकुनों को मत पकड़ो, पकड़ोगे मैं खुद फांसी चढ़ा दूं। और वो सारे मामला जो आप भी बात कर रहे हैं, वो सारे क्लिप्स मौजूद हैं जो शायद चलाए भी नहीं जा सकते, जिसमें बहुत सारे। मगर आप लोग मजम्मत किया करते थे कि हुकूमत का कहना ना मानने पर सिविल सर्वेंट्स को उकसाना गलत है, पुलिस को उकसाना गलत है, सिविल डिसोबीडियंस की बातें करना गलत है, ये एनार्की फैलाती हैं बातें। आप भी कह रहे हैं कि वो कहना ना माने हुकूमत का। नहीं, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे तो नहीं आयद होती ना शाहजेब भाई। आप खुद इंसाफ के साथ इस चीज का फैसला कर दीजिए कि आया ये पुलिस की ने शुरू किया या हमने शुरू किया। हमारे कारकुन सारे पुरअमन थे और वहां पर मौजूद थे, उनको रोकने का कोई जवाब नहीं। अगर वो वहां पर पहुंचना चाह रहे हैं तो आप पहुंचने दें। नैब के दफ्तर के अंदर तो कोई नहीं जा रहा था, ना वहां पर जाना चाहता था। हमें इन चीजों का इल्म है, उसकी कोई हमारा कारकुन उधर अंदर नहीं गया। वहां पर सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब गए, वहां पर आसिफ जरदारी साहब गए। तो आगे भी हम उनके साथ जरूर ताउन करेंगे, लेकिन अगर इस तरह अरेस्ट वो करेंगे आर्बिट्रेरीली, तो फिर उसके ऊपर एहतजाज करना तो हमारा हक है। मतलब हक है आपका एहतजाज करना। और तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का कोई बयान और कोई इकदाम ऐसा है नहीं माजी में कि जिसकी वजह से कोई हाई मॉरल ग्राउंड वो क्लेम कर सकते हो, जिस पर वो दूसरों पर तनकीद करते हैं। वो सारे काम उन्होंने 2 कदम आगे बढ़कर किए हैं। जो इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं वो सारे बयानात उन्होंने 4 कदम आगे बढ़कर दिए हैं। मगर आप एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी के तौर पर, लॉ एनफोर्समेंट अगर कुछ कह रहा है, लॉ एनफोर्समेंट अगर जिम्मेदारी है उनकी पुलिस की, तो अगर आप नहीं करेंगे, आप उस बात का एहतराम नहीं करेंगे, मीडिया के कैमरों ने दिखाया है कि क्या हुआ, तो फिर मुल्क के लिए तो अच्छा नहीं है ये। जी बिल्कुल, आप अपने जियो की रिपोर्ट उठाकर देख लें कि सबसे पहले आपके ही चैनल ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गिरफ्तारियों के कारकुनों की गिरफ्तारियों का अमल शुरू हो गया। तो क्या आपकी अपनी जो रिपोर्टिंग थी वो गलत थी? फिर आपकी अपनी रिपोर्टिंग के मुताबिक ये सिलसिला पुलिस ने शुरू किया, और जब उन्होंने शुरू किया तो हमारे पास क्या चाह रहा था कि हम एहतजाज को कम से कम करें, या वहां पर हाथ धरे बैठे रहें और अपने वर्कर्स को वहां पर जो वैन के अंदर बार के जिनको लेके जाया जा रहा है वहां पर चुप करके बैठे रहे। ये कैमरों ने दिखाया कि पुलिस ने एक हिफाजती हिसार बनाया था खारदार तारों के जरिए, जब उसको क्रॉस किया तो फिर पुलिस ने किया। जाहिर है पुलिस वही करेगी जो उनको अहकामात दिए गए। नहीं, हम बिल्कुल रुके हुए थे, और ये तो अरेस्ट जब उन्होंने करना शुरू की, कारकुनों की पकड़ धकड़ शुरू की, लाठीचार्ज किया, उसके बाद ये मामला शुरू हुआ है। उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं था। सब कैमरों ने दिखाया, तो फिर क्या आइंदा भी यही होगा फिर कि एक लॉ एनफोर्समेंट को एक जिम्मेदारी दी जाएगी, फिर आप उसको क्रॉस करेंगे और फिर यही कुछ रिपीट होगा अगर आइंदा भी इस तरीके से उनकी पेशी होती है? कतन नहीं, हम बिल्कुल इस तरह की कोई रेपिटेशन नहीं चाहते, और हम चाहते हैं कि तमाम जो मामलात हैं वो खुशरूबी से निपटे जाएं। और अगर कोई कारकुन वहां पर आते हैं अपने कायदीन के साथ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए, तो उन्हें वहां पर आने दिया जाए। वो अगर कैमरा, आजकल तो कैमरा है, हर इंसान के ऊपर कैमरा फिक्स हुआ होता है ऐसे इवेंट्स में। अगर कोई गलती हमारा कारकुन करेगा तो हम फिर उसके ऊपर उसको भी हम निशान करेंगे। लेकिन आज सरासर ज्यादती पुलिस की तरफ से थी, अरेस्ट उन्होंने पहले की, हमारे कारकुनों पर तशद्दुद किया, और उसके बाद वहां पर फिर तलखी पड़ती की और माहौल कशीदा हो गया। शुक्रिया। मुस्तफा नवाज खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज जो वाक़या हुआ उस हवाले से हम सवाल कर रहे थे। एक बड़े सीरियस और संजीदा सियासतदान के तौर पर, यंग पॉलिटिशियन के तौर पर वो उभरे हैं आज के वाक़े पर। बहरहाल हम मुझसे सवाल कर रहे थे जरदारी साहब अब क्या सोच रहे हैं, किस हद तक
वो आज की पेशी के बाद मुतमईन है या परेशान है? पीपल्स पार्टी की आगे पॉलिसी क्या होगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से क्या सोच रही है? आगे मामला कैसे चलेंगे? क्या अपोजिशन की दूसरी जमातें भी उनका साथ देंगी? सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब बहुत शुक्रिया। मीर साहब, जो कुछ आज हुआ, ज़ाहिर है पहले मीडिया टॉक तक बातें महदूद थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस तक बातें महदूद थी। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयारी किए हुए है कि अब केसेस का सामना भी होगा, सड़कों पर भी होंगे? कहाँ मामला जा रहे हैं? देखिए शाहजेब साहब, ये जो सारा मामला है, इस सारे मामले को अगर आप पिछले 5-6 महीनों के तनाजुर में देखें तो आपको ये लगेगा कि मीडिया का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसने तो आसिफ जरदारी साहब को दिसंबर 2018 में ही जेल में पहुंचा दिया था और ये दावे करने शुरू कर दिए थे कि बहुत बड़े बड़े सबूत मिल गए हैं। उसके बाद फिर बिलावल साहब के बारे में भी ऐसी ही बातें की जा रही थी और इस तरह के, यानी कि आप देख लें कि रोज़ाना कोई ना कोई किसी ना किसी टॉक शो पे मैं देखता था, कोई ना कोई रिपोर्टर, कोई ना कोई एनालिस्ट, कोई ना कोई एंकर जो है उसका फोकस ही जो है वो सिर्फ इसी केस पे था। तो वो इतनी जो हाइप क्रिएट की गई थी, और यकीनन वो हाइप नैब ने ही क्रिएट की थी और बाकी जो इदारे हैं उन्होंने हाइप क्रिएट की थी कि जनाब आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ को बहुत नाकाबिल तरदीद सबूत पकड़े गए हैं। तो वो आज जब पेशी हुई है तो अब जो नैब ने प्रेस रिलीज जारी किया, आप उसी को देख लें। उसमें कहा जी कि सिर्फ 3 मुकदमात के हवाले से बात की है और मेरी इतला के मुताबिक जरदारी साहब के साथ बिल्कुल चंद मिनट की गुफ्तगू हुई है और बिलावल साहब जो हैं उनके साथ भी कोई इतनी लंबी गुफ्तगू नहीं हुई और जो सवाल उनको दिए गए हैं वो रिपीट किए गए हैं उनके सामने और कहा गया अच्छा जी बाद में मैं जवाब दे दें इसका। तो नैब की प्रेस रिलीज को अगर आप पढ़ लें तो उसमें आपको साफ पता चलता है कि जी वो कह रहे हैं फिलहाल हमने सिर्फ इतने मुकदमे किए हैं। फिर तो आपने इतनी हाइप क्रिएट की हुई थी तो किधर गए आपके सबूत? फिर आपने अगर इतने आपके पास सबूत मौजूद है, गिरफ्तार क्यों नहीं किया उनको? आप क्यों नहीं, जिस तरह आपने बाकी लोगों को जेल में डाला हुआ, क्यों नहीं आपने जेल में डाला? तो मैं समझता हूँ कि वो तमाम लोग जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं वो मीडिया पर नैब के तर्जुमान बन के ये दावे कर रहे थे कि जनाब नाकाबिल तरदीद सबूत आ गए हैं, तो वो सबूत तो वहाँ पे हमने नहीं देखे कोई भी। और अगर आज ये मामला जो है जिस तरीके से इसको टैकल किया है पीपल्स पार्टी ने, तो आज ये इस्लामाबाद में रावलपिंडी में हुआ है, कल को ये किसी और शहर में होगा, तो ये तो बात बड़ी आगे। मतलब ये बताइएगा कि ज़ाहिर जमानत कवलस गिरफ्तारी तो करा चुके थे आसिफ जरदारी साहब, तो क्या पीपल्स पार्टी के लोगों को लग रहा था वो गिरफ्तार फिर भी हो जाएंगे? क्योंकि वो तो कल हो गया था, ये तो मीडिया पर रिपोर्ट भी हो गया था। ये आपने बड़ी अहम बात किया और यही बात मैं भी पीपल्स पार्टी के वो लोग जो कल मुझे ये कह रहे थे कि शायद गिरफ्तारी हो जाए, मैं उनको कहता था भाई जरदारी साहब की तो जमानत हो गई है। वो कहते थे नहीं मीडिया पे ये कहा जा रहा है, आपके लोग कह रहे हैं, आप ही के साथी कह रहे हैं, बस जरदारी साहब आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। फिर मुझे एक क्लिप दिखाया गया, एक बहुत मारूफ खातून एंकर है, वो कल ही उन्होंने अपने प्रोग्राम में कहा कि बाखबर जराए ने बताया कि जरदारी साहब गिरफ्तार हो जाएंगे। तो ख्याल ये किया जा रहा था कि शायद जिस केस में जरदारी साहब की जमानत होगी उस केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो मैंने इसलिए पहले भी आपको अर्ज किया कि जब हमें किसी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो हमें उसे डबल नहीं बल्कि आज के दौर में तो ट्रिपल चेक करना चाहिए। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जरदारी साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जरदारी साहब के साथ जो हमारी गुफ्तगू होती रही है और ऑन द रिकॉर्ड भी और ऑफ द रिकॉर्ड भी, तो वो तो बार बार कह रहे हैं, अभी से नहीं नवंबर 2018 से कह रहे हैं कि भाई आओ मुझे गिरफ्तार करो। लेकिन आज आपने उनको बुलाया, उनसे सवाल जवाब किए और बड़े इज्जत और एहतराम से आपने उनको वापस रुखसत कर दिया। तो मेरा अब सवाल है नैब से, कब गिरफ्तार करेंगे जरदारी साहब को? आसिफ जरदारी साहब अब क्या कह रहे हैं आज की पेशी के बाद? मुतमईन है? क्या कह रहे हैं आसिफ जरदारी साहब, अगर आपकी उनसे बात हुई हो या उनके जराए से बात हुई हो आपकी? इत्तेफाक से मेरी आज पेशी के बाद उनके साथ बात हुई है और मुझे बड़ा उनके लहजा जो है ना उसमें एक अजीबोगरीब किस्म का एक इत्मीनान नज़र आ रहा था और वो मुझसे पूछ रहे थे यार इन्होंने मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया। तो मुझे तो बड़े अरसे से मुझे ये फीलिंग है कि शायद वो चाहते हैं कि अगर नवाज शरीफ जेल में है तो मैं भी जेल में, मुझे भी जेल में होना चाहिए और मैं भी जेल में चला जाऊँ। तो मुझे लगता यह है कि इस वक्त आसिफ जरदारी और बिलावल और नवाज शरीफ और कुछ और लोग जो हैं वो इस वक्त एक ही वेव लेंथ पे हैं। पता नहीं इनका आपस में मुस्तकिल राब्ता है या नहीं है, इस चीज़ का मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर आपके सवाल के जवाब में अर्ज़ करना चाहूँगा कि शाहजेब साहब, हमारा और आपका फोकस आम तौर पे जब हम नैब की बात करते हैं तो हम सिर्फ सियासतदानों की बात करते हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये थोड़े दिन पहले जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर साहब ने जो ख़ुदकुशी की है, तो उसको अगर आप सामने रखें तो वो तो पॉलिटिशियन नहीं थे। मैं बहुत से ऐसे केसेस पिछले काफ़ी दिनों से
उनको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत से गैर सियासी लोग, बड़े गरीब लोग जिनको नैब ने मुख्तलिफ जेलों में फेंका हुआ है, जेलों में डाला हुआ है, और कुछ उसातिज़ा इकराम जिनके बारे में लोगों को पता है। तो अभी मुझे 2 दिन पहले ही एक नैब का जो मुल्ज़िम है वो उसके लवाकीन ये बता रहे थे जी कि हमारे साथ प्ली बारगेन करने की कोशिश की जा रही है, जबकि हम ये समझते हैं कि हमने कोई कसूर नहीं किया। तो वो कहते हैं नहीं, अगर आप पैसे नहीं देंगे, प्ली बारगेन नहीं करेंगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह एक बहुत ही अहम नौजवान सरकारी अफसर जो हैं वो नैब ने उनको गिरफ्तार किया हुआ है और उनके ऊपर कोई अभी तक इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका, और चेयरमैन नैब को भी पता चल चुका है कि वो अफसर बेगुनाह है, लेकिन उसको भी ये नहीं छोड़ रहे। तो सियासतदानों को छोड़ दे, मैं तो ये जो सियासतदानों पे नैब के केसेस हैं इनकी बात ही नहीं कर रहा, लेकिन जो गैर सियासी लोगों पे नैब के मुकदमात हैं, अगर आप सिर्फ उन्हीं की स्क्रूटनी कर लें, कोई पाकिस्तान का इदारा, पार्लियामेंट की जो ह्यूमन राइट्स कमेटी है वो, या कोई इदारा, वो सिर्फ मैं उनको 5-6 केस बता देता हूँ गैर सियासी लोगों के, और सिर्फ आप उनकी अगर गैर जानबदाराना तहकीक कर ले तो आपको पता चल जाएगा कि नैब जो है वो उसके पास जो इख्तियारात हैं, उसका जो कानून है उसको मिसयूज़ किया जा रहा है, और ये मिसयूज़ रोकना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन पार्लियामेंट जो है वो अपनी जिम्मेदारी ना माजी में अदा कर सकी, ना ही आज अदा कर रही है। इसीलिए अब ये सियासतदान जो हैं इनके खिलाफ नैब मुकदमे बनाती है, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। आज सड़कों पे मुजाहरे कर रहे थे, लेकिन पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में रही है और नून लीग भी हुकूमत में रही है, नैब का कानून ये बदल नहीं सके। अब तहरीक इंसाफ बदलना चाहती है, अंदर की खबर मैं आपको दे रहा हूँ, तहरीक इंसाफ नैब का कानून बदलना चाहती है, लेकिन अब पीपल्स पार्टी और नून लीग इनके साथ ताउन करने के लिए तैयार नहीं। बहुत शुक्रिया, हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। 12 साल पहले भारत में दहशतगर्दी का एक वाकया पेश आया। पाकिस्तान आने वाली समझौता एक्सप्रेस ट्रेन को निशाना बनाया गया। 68 से जायद अफराद मारे गए, जिनमें बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की थी। इस वाकये के बाद पाकिस्तान की तरफ से मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। समझौता एक्सप्रेस केस में भारत में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, जिसमें सबसे अहम गिरफ्तारी असीम आनंद की थी, जिसने दहशतगर्दी का एतराफ भी किया, मगर फिर भी अदालत ने उसे आज छोड़ दिया। भारत की खुसूसी अदालत ने केस का फैसला सुनाते हुए नामजद तमाम 4 मुल्जिमान को बरी कर दिया। इस वाकये की तहकीकात करने वाली भारतीय एजेंसी ने फैसले को चैलेंज करने का फैसला किया है। भारतीय अदालत ने फैसले में कहा है कि इस्तगासा मुल्जिमान का धमाके में मुलविस होना साबित नहीं कर सका। ये मामला शुरू हुआ 12 साल पहले फरवरी 2007 में, जब लाहौर और दिल्ली के दरमियान चलने वाली समझौता एक्सप्रेस में पानीपत के मकाम पर धमाका हुआ, जिसमें 43 पाकिस्तानी और 10 भारतीय शहरियों समेत मजमूई तौर पर 68 अफराद मारे गए। भारतीय तहकीकाती एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में इसे भारत की सालमियत, सिक्योरिटी, खुदमुख्तारी और इत्तेहाद को निशाना बनाने की मुनज़्ज़म साजिश करार दिया था। इब्तिदाई तौर पर हरियाणा पुलिस ने वाक़े की FIR दर्ज की थी, लेकिन वजारत दाखिला ने 2010 में इस हमले का मुकदमा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मुंतकिल कर दिया। पहली चार्जशीट जून 2011 में फाइल की गई, जिसके बाद अगस्त 2012 और जून 2013 में बिलतरतीब 2 ज़िमनी चार्जशीट दायर की गई। धमाके का इल्ज़ाम 8 अफराद पर आयद किया गया था, जिनमें से 4 अफराद ने मुकदमात का सामना किया। मुकदमे में मरकजी मुल्जिम असीम आनंद था, जिसे 2015 में भारतीय अदालत ने जमानत दे दी थी। दीगर 3 मुल्जिमान जुडिशल हिरासत में रहे, जबकि 3 मुल्जिमान को मुकदमे में इश्तिहारी करार दिया गया। इसी तरह नेशनल इन्वेस्टिगेशन की जानिब से मास्टरमाइंड करार दिया गया। एक मुल्जिम सुनील जोशी दिसंबर 2007 में कत्ल कर दिया गया था। भारतीय तहकीकाती एजेंसी ने अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा कि असीम आनंद मंदिरों पर हमलों का बदला लेने के लिए अपने साथियों की मदद से पूरी मुसलमान बिरादरी के खिलाफ बॉम्ब का बदला बॉम्ब के नजरिए की बुनियाद पर एक मंसूबा बनाया। यह थी भारतीय तहकीकाती एजेंसी की अपनी रिपोर्ट, मगर यह मामला अदालत में चलता रहा। इस तवील मुकदमे में तकरीबन 300 गवाह थे, मगर इस मुकदमे में 30 से ज्यादा गवाह मुनहरिफ हो गए। इसके अलावा 224 अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए गए। दिसंबर 2010 और जनवरी 2011 में असीम आनंद ने अदालत के सामने 2 मरतबा सानेहाए समझौता एक्सप्रेस में मुलव्विस होने का एतराफ किया था, और 48 घंटे जुडिशल तहवील में रहने के बाद भी अदालत को बताया था कि उसने ये एतराफ बगैर किसी दबाव के किया है। और यही बात 2014 में उसने भारतीय जरीदे कैरावान को इंटरव्यू में दोहराई थी। असीम आनंद ने अपना जुर्म तस्लीम कर लिया, फिर भी उसके एतराफ़ी बयानात के बावजूद उसे रिहा कर दिया गया, जबकि असीम आनंद सिर्फ समझौता एक्सप्रेस हमले में ही मुलविस नहीं था। इस पर 2007 में हैदराबाद दक्कन की मक्का मस्जिद में भी धमाकों में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगा। अक्टूबर 2007 में दरगाह अजमेर शरीफ में किए गए धमाकों का मरकजी किरदार भी असीम आनंद को करार दिया गया। इसके अलावा सितंबर 2006 और 2008 में
असीम आनंद मालेगांव में मुस्लिम कम्युनिटी पर बॉम्ब धमाकों में भी मुलविस रहा। असीम आनंद को भारत के मारूफ और मोतबर जरीदे कैरावान इंतहा पसंद हिंदू दहशतगर्दों का मकरूह चेहरा करार दे चुका है। असीम आनंद को मक्का मस्जिद और दरगाह अजमेर शरीफ में बम धमाकों के मुकदमात में भी भारतीय अदालत बरी कर चुकी है और अब उसे इस केस से भी बरी कर दिया गया है। इस फैसले पर बात करते हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद फैसल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की तरफ से ज़ाहिर मजम्मत की गई है इस फैसले की, मगर 43 पाकिस्तानी शहरी मारे गए इस वाक़े में पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तानी हुकूमत इस हवाले से क्या करेगी? जी, हम इसको बिल्कुल कंडेम करते हैं मुकम्मल तौर पे, और जैसे ही फैसला आया तो मैंने उसी वक्त जब रिपोर्ट हुआ तो कंडेम कर दिया फौरन, और उसको बिल्कुल आगे तो उसके बाद ये फैसला किया गया कि उनके सफीर को, हमारे स्पेशल सेक्रेटरी जो आज एक्टिंग फॉरेन सेक्रेटरी हैं शाह जमाल साहब, वो कॉल इन करें और हमारा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें, क्योंकि जैसे आपने फरमाया और बिल्कुल सही फरमाया कि मोर देन 43 पाकिस्तानी लॉस्ट देयर लाइव्स, क्योंकि उससे आगे तो वो आइडेंटिफाई ही नहीं हो सके थे कि क्या उसकी डिटेल थी। और ये बिल्कुल पुरोहित भी और स्वामी असीम आनंद ने मना कि ये खुद कन्फेस किया कि जी हमने ये काम किया है, ये सैफरॉन टेररिज्म और हिंदुस्तान की जो एक बाकायदा पॉलिसी रही है। और ये 2014 से सिग्नल्स आ रहे थे कि ये इनको छोड़ देंगे, और हम रिपीटेडली इंडिया के साथ ये उठाते रहे हैं कि आप इनको सजाएं दें, इनको पकड़ें, इन पकड़ा तो हुआ था, फिर इनकी बेल हो गई थी, उस बेल पे भी हमने प्रोटेस्ट की थी, मगर हम बार बार कहते रहे हैं कि ये पाकिस्तानियों के तो यकीनन कातिल हैं, शहीद हुए पाकिस्तानी, उसके अलावा आपके अपने लोगों के भी हैं, क्योंकि ये 43 तो पाकिस्तानी थे, उसके अलावा भी थे। अब इनको छोड़कर हिंदुस्तान क्या करना चाहता है ये हमारी समझ से बाहर है कि जी कोई किसी जिन या भूत ने तो उस समझौता एक्सप्रेस ट्रेन पे अटैक नहीं किया था, डेफिनेटली एक टेरर अटैक था, तो उसको किसी ने तो किया था, और जिन्होंने कन्फेस किया, जो पकड़े गए इस मामले में, जिन पे FIR हुई, उनको अब आपने छोड़ दिया। फिर आप दुनिया को कहना चाहते हैं कि आप एक जमहूरी मुल्क हैं और आपकी कोर्ट्स जो हैं फंक्शनल हैं। ये बताइएगा, वहाँ की तहकीकाती एजेंसी अब कह रही है कि हम इसको चैलेंज करेंगे, 12 साल में कुछ हो नहीं सका, असीम आनंद मानता रहा, जैसे मुकर्रा अदालत ने उसे भी बरी कर दिया, तो फिर पाकिस्तान अब इस मामले को कैसे आगे बढ़ाएगा? ज़ाहिर है 43 पाकिस्तान इस वाक़े में शहीद हुए हैं, उनके रुफ़का चाहते हैं कि उन्हें इंसाफ मिले, क्या करेगा पाकिस्तान इसके अलावा? जी, हम इसको छोड़ तो बिल्कुल नहीं सकते, और यही जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जिसको NIA वो कहते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, हमारे FIA का काउंटर पार्ट बनती है, उन्होंने इसको परसू करने से इनकार कर दिया था। जब बेल हुई थी स्वामी असीम आनंद की, तो हमने प्रोटेस्ट किया था करीबन 2-2.5 साल पहले, और हमने बार बार इन्हें कहा था कि हमें लग रहा है कि आप इसको छोड़ देंगे, बिकॉज जिन्होंने सजा देनी थी वो तो NIA, जिन्होंने प्रोसिक्यूट करना था, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी तो NIA थी। तो इसको अभी इसीलिए हमारे लिए इतना अहम इशू है कि हम तो 1 मिनट हमने इंतजार नहीं किया, उनके सफीर को बुलाया है, बड़ा सख्त प्रोटेस्ट लॉन्च किया गया, इस पे फर्दर डिस्कशन होगी, और कौन कौन से फोरम्स हम यूज कर सकते हैं जो डिप्लोमेसी और सफारतकारी की डोमेन में है, वो तमाम इस्तेमाल किए जाएंगे इन द कमिंग डेज। वी कैन नॉट लेट इट गो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल। तर्जुमान दे रहे थे कि छोड़ा नहीं जाएगा, इस मामले को हर फोरम पर उठाया जाएगा, और भारत के अदालती निज़ाम और जमहूरियत पर इस फैसले से सवाल उठते हैं। उनके मुताबिक किसी जिन भूत ने यह वाक़या नहीं किया था, भारत की सरजमीन पर हुआ, खुद उनके अपने शहरी भी मारे गए, 43 पाकिस्तानी शहरी इसमें मारे गए थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए।